अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है निगरां हुकूमत पंजाब की तरफ से। आज वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि 9 मई से जो ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद हैं उनको ज़मान पाक में पनाह दी गई है और हम 24 घंटे का टाइम देते हैं इमरान खान को और ज़मान पाक के रिहायशियों को कि वो इन शरपसंदों को पुलिस के हवाले कर दें, वरना फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, हमने अभी देखा कि आज पूरा दिन बल्कि गुज़श्ता रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ हलचल है। जो रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा, उनकी तरफ से मजम्मतें की जा रही हैं जो 9 मई को सारे वाक़यात हुए और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद जो मुश्तइल मुज़ाहिरीन इश्तियाल पसंद कार्रवाइयाँ हुई, उनकी अब न सिर्फ मजम्मतें सामने आ रही हैं बल्कि बात इससे एक मरहला और आगे चली गई है और वो ये है कि कुछ जो PTI के अरकान हैं वो इस्तीफ़े भी दे रहे हैं। विकटें करने शुरू हो गई हैं PTI के, लेकिन ये सिलसिला कहाँ तक जाके रुकेगा और कुछ ये जो अल्टीमेटम की बात हो रही है इसमें क्या एक्शन हो सकता है, इसके ऊपर भी अपने तज्ज़ियाकारों से राय लेंगे। बट आगे सियासी नक्शा क्या होगा, इसके लिए बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि क्या तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल हो सकता है, अपने तज्ज़ियाकारों से इसी के ऊपर राय जानेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब मौजूद है, सुहेल वड़ायत साहब और महमल सरफराज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर ये कहिएगा, ये जो विकटें गिरना शुरू हो गई हैं PTI की, आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या मज़ीद भी कोई विकटें गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? प्लस ये भी थोड़ा सा कहिएगा, ये 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, आपकी खबरें क्या हैं, इत्तलात क्या हैं, क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि जो मेन सवाल से के बाद आपने 2 सवाल किए हैं मुझसे, उसमें पहला सवाल का जवाब तो है कि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ छोड़ने को तैयार बैठे हैं और तहरीक इंसाफ के टूटने की खबरें भी आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के 2 हिस्से या 3 हिस्सों की भी बातें हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये अल्टीमेटम तो दिया गया है 24 घंटे का, लेकिन हो सकता है ऑपरेशन पहले ही हो जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन सुना ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए नहीं हो रहा, उन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए हो रहा है जो 8 और 9 मई को वाक़यात में मुलव्वस थे और जो हुकूमत का ख्याल है और एजेंसीज़ की रिपोर्ट है कि वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। तीसरी बात यह है मैडम शेख कि ये छोड़ें कि ज़मीर जागने का मौसम आ गया है, ये छोड़ें कि चूरी खाने वाले मजनू चूरी खा कर इधर उधर हो रहे हैं, ये छोड़ें कि पहली मरतबा तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया है, लिहाजा किसी को समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्या करना है। ये छोड़ें कि पाकिस्तान में हर 5 साल 10 साल बाद किसी न किसी पार्टी पर यह वक्त आता है। लेकिन ये जो आज रद्द अमल देखा है और कल से देख रहा हूँ कि इसमें वो शेर याद आ रहा है कि बड़ी देर कर दी मेहमान आते आते। इमरान खान साहब अब मजम्मत उन्होंने की है, ये जूँ ही नैब की कस्टडी से निकले थे तो इनको मजम्मत करनी चाहिए थी और साल भर बयानिया बनाया, हम वो कहते रहे कि ना बनाएं, तो उसकी ज़ाहिर फसल तैयार थी, वो तो कटनी थी। आमिर कियानी साहब से मुश्किल वक्त है इस वक्त, उनके हवाले से नहीं करनी चाहिए, इन सारों के हवाले से, लेकिन फिर भी ये है कि आमिर कियानी साहब को तब क्यों नहीं अलहदा हुए जब मीर जाफ़र मीर सादक के बयानिया चल रहा था, जब न्यूट्रल्स हैंडलर्स और सहूलतकार की बातें हो रही थी। ये आमिर कियानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है कि आर्मी चीफ बाप की तरह होता है और आर्मी चीफ और DGISI के ख़िलाफ़ बात करना गद्दारी होता है। जब मुस्लिम लीग नून चढ़ाइयाँ कर रही थी तो ये तब क्यों नहीं अलहदा हुए थे, आज क्यों इनको इतना ख्याल आया? दूसरी बात यह कि अली जैदी साहब तब क्यों ना आपदीदा हुए जब फ़ौज को गद्दार कहा जा रहा था, और फवाद चौधरी साहब को तब क्यों ना ये याद आया कि पाकिस्तान का दूसरा नाम फ़ौज है और फ़ौज मेरी और हम फ़ौज से हैं। ये और जो पॉलिसियाँ वो आज बना रहे हैं, ये पॉलिसियाँ वो जब इक़्तिदार से निकले थे, अगर यही पॉलिसियाँ बनाते तो आज ये नौबत ना आती। मैडम शेख, मैं सोचता हूँ कि इमरान खान साहब सोच तो रहे होंगे कि साजिश, मुदाखलत, मीर जाफ़र मीर सादक, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, टेस्ट मैच को T20 मैच समझकर खेलना, नई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पर भी चढ़ाइयाँ जारी रखना,
तो आज वो क्या सोच रहे होंगे कि मकबूल तरीन होकर भी वो मकबूलियत काम नहीं आ रही। ठीक है। और मैच जीत कर इमरान खान साहब की विकटें, आज जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा विकटें गिर रही हैं, तो ये मैच जीत कर विकटें क्यों गिर रही हैं और मैच जीत कर मैच क्यों हार रहे हैं। और आपने वो जो सवाल का जवाब है कि सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल, तो तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी ये रहेगी। हो सकता है इमरान खान माइनस भी ना हो, इमरान खान भी रहें, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पे बात नहीं हो रही। इस वक्त इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल पे बात हो रही है और इमरान खान का मुस्तकबिल करीब में उन पे बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। बेशुमार मुकदमे हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो खबरें या जो अफवाहें जो इस्लामाबाद में है वो माइनस इमरान के हवाले से खुद ही गुफ्तगू करना शुरू हो गई है। तो इस वक्त देखना ये है कि अब अगले चंद दिन क्या होता है और क्या पॉसिबल है। बट भट्टी साहब, ये जो आप कह रहे हैं मियाँ मिट्ठू हैं, चूरी खाई है, अब और फिर आपने सवाल भी उठाया कि जी बड़ी पहले ये सारे बयानात चल रहे थे, आप क्या समझते हैं अब ख़ास तौर पे ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या कहा गया है जो ये लोग अब सब बोल रहे हैं वही ज़बान? मैडम शेख, एक तो 8-9 मई को कोई भी शख्स जो है पाकिस्तान में वो ज़ाहिर है इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली ज़ाहिर है अब गिरफ्तारियों का वक्त है और वो सारी ऑडियोज़ सुना जा रहा है कि इन सारे लोगों की ऑडियोज़ भी हैं जो ये कह रहे थे या जिस तरह ये गुफ्तगू कर रहे थे या जो रिकॉर्ड था वो भी सामने आ रहा है। तो इसलिए कुछ किनारा कश हो रहे हैं, कुछ नई पार्टी का सोच रहे हैं, कुछ माइनस इमरान खान का सोच रहे हैं और कुछ तहरीक इंसाफ का निकलने का सोच रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये 5% तहरीक इंसाफ थी, 95% वो लोग थे जो बोले कोई भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब से लेकर असद उमर साहब से परवेज़ खटक से लेकर आमर कियानी साहब, कोई भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं कहा। ये सारे इसको डिफेंड करते थे कि ये कमाल बयानियाँ बना दिया इमरान खान साहब ने और हम कहाँ से कहाँ आ गए, गैर मकबूल से मकबूल तरीन हो गए। कोई भी नहीं। लेकिन आपके ख्याल में अभी भी ये नेचुरल नहीं है, ये जो मजम्मतें हैं नेचुरल नहीं है, लेकिन अब ये इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं ना आम अल्फाज में सॉफ्टवेयर अपडेट, ये वो है। इसको इस तरह ना करें, जान बचाने के लिए। अच्छा, सारे उसमें शामिल थे, हर पार्टी के हर फैसले में शामिल थे। हाँ, अच्छा ठीक है। महमल, अलीना, देखिए इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इम्तिहान है। हमने ये देखा है माजी में कि नून लीग से काफ लीग बन जाती है, पीपीपी से पैट्रियट्स बन जाती है। तो ऑब्वियसली पीटीआई के अंदर भी जो इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने पीटीआई बनाई थी। तो ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है खान साहब के लिए। लेकिन एक बात मैं इधर जरूर कहती जाऊंगी कि मसला पीटीआई का दूसरी जमातों से थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरीके से है कि ये जो पार्टी है इसमें ऐसे लगता है कि जैसे खान साहब सिर्फ खुद ही हैं। ये पार्टी एक ही शख्स के गिर्द जो है घूमती है, ये जमात, और इसके अंदर जो दूसरे लोग हैं जो बड़े सियासतदान भी हैं उनकी कोई जाती हैसियत नहीं है। दूसरी जमातों में फिर भी होती है, मतलब बड़े लीडर्स भी हैं, उनकी एक अपनी इंफरादी हैसियत भी होती है, उनकी सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप होती है जिनकी कोई ना कोई हैसियत होती है। इधर सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप की कोई हैसियत नहीं है। तो ये अब देखना है कि खान साहब के जो शख्सियत का सहर है क्या ये कंटिन्यू रहेगा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने ये जमात बनाई थी, जो इस जमात में किसी की वजह से है, अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक चीज मैं अलीना इधर जरूर कहती जाऊं, मैंने ये पहले भी खबर दी थी, आज सुबह भी जियो के प्रोग्राम के अंदर मेरी चंद लोगों से पीटीआई में बात हुई कुछ जराए से, और खान साहब के ऊपर एक बड़ी मायूसी का इजहार किया गया कि ये कहकर कि वो अपना नाम या बुशरा बीबी का नाम तो ले रहे हैं, अपनी अहलिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं या प्रोटेस्टर उनके लिए वो आवाज नहीं उठा रहे। आपने देखा होगा ईमान मज़ाहरी साहबा ने भी ये जिक्र किया था कल रात एक प्रोग्राम के अंदर कि शीरी मज़ाहरी साहबा का उन्होंने कोई उस तरह से नाम नहीं लिया, सपोर्ट नहीं शो की। उसके बाद अब देखिए आज दोपहर 1 बजे के करीब फिर खान साहब ने जो ट्वीट की
उसके अंदर उन्होंने 4-5 लोगों के नाम दिए, लेकिन ये एक सिलेक्टिव नाम थे, पिक एंड चूज किए गए। तो इसके ऊपर मैं अभी भी आपको ये बताती चलूं कि पीटीआई के अंदर लोग इस चीज से खुश नहीं है कि उनको जो एक सेंस ऑफ अबैंडनमेंट है, जो उनको महसूस हो रही है कि क्या ये पार्टी सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूमेगी, और अगर उन्हीं की पॉलिसीज की वजह से आज क्रैकडाउन हो रहा है तो क्या सिर्फ हम ही उसका रिजल्ट भुगतेंगे। और खुद वो है, जब भी बात होती है तो वो फिर लोगों को बुला भी लेते हैं, और उनके लिए लोग, जिस तरह से हमने देखा कि क्या किस किस्म की प्रोटेस्ट होती रही, लेकिन जो बाकी लीडरशिप है उनके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाता। ये जो है ना बहुत अहम चीज है, और इसीलिए मेरे ख्याल में ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि देखेंगे कि आगे होता क्या है। वैसे तो खैर 2018 में नून लीग तोड़ने की कोशिश की गई थी, नहीं टूटी थी, लेकिन इस वक्त जो पीटीआई के अंदर चीजें हो रही उसकी वजह वही है कि जिन्होंने बनाई, जिस तरीके से बनाई, एक अननेचुरली भी, और इस तरह के लोग थे जिसमें मोस्टली प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग थे, आज शायद वो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते होंगे। ठीक है जी, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उस ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुतल्लिक ये बातें हो रही हैं कि ऑपरेशन डिसमेंटल पीटीआई शुरू हो गया है। शहजाद, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है लोगों के इस तासुर बनने की? क्या वो जो इदारों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से पैदर पे 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की गई, ये वजह है? और इसका किस हद तक असर होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खान साहब को हटाना या पीटीआई को माजी की तरह, जिस तरह एमक्यूएम या मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, करना आसान नहीं है। खान साहब और तहरीक इंसाफ फाइटर है। जी बहुत शुक्रिया अलीना। 2 पहलू हैं, और पहले मैं उससे बता दूं कि इस वक्त जैसे सब कह रहे हैं कि इम्तिहान है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ मुश्किल है, और माजी में हमने देखा है कि जब ये इस तरह की मुश्किल पड़ी है, पार्टी उस वक्त सर्वाइव नहीं कर सकी है। यानी कि पार्टी खत्म नहीं हो जाती, पार्टी सर्वाइव करती है, लेकिन जो अनकरीब इलेक्शन होता है उसमें उनको शिकस्त हो जाती है। मैं अब वो 2 जो मामला है वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो देखें, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए और कोई दबे अल्फाजों में नहीं, खुल के इस चीज की मजम्मत करनी चाहिए जो जलाओ घेराव इस मुल्क में हुआ, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हुआ, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी पे हुआ, चाहे मिलिट्री इंस्टॉलेशन से हुआ। आपको उसकी खुल के मजम्मत करनी चाहिए, और उनमें जो जो मुलविस हैं उनको सजा होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। मेरी नजर में आर्मी एक्ट के थ्रू या सीक्रेट एक्ट के थ्रू नहीं, पाकिस्तान में जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसके थ्रू करना चाहिए, लेकिन उनको सजाएं होनी चाहिए। इस बात की इजाजत नहीं हो सकती। पहले टीएलपी 2-3 मरतबा धरने कर चुकी है, जलाओ घेराव होता है, अमलाक को नुकसान होता है, पुलिस वालों को अगवा किया गया। उस वक्त भी क्या हुआ, नेगोशिएशंस होती थी, और टीएलपी की तरफ से पहली डिमांड क्या होती थी कि हमारे लोगों के ऊपर जो केसेस है वो खत्म कर दें। भाई क्यों केसेस खत्म कर दें? जब हरकत की है, जब कोई कानून हाथ में लिया है तो उसकी सजा होती है। ये नहीं हो सकता क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की छतरी के नीचे तो आपको उसकी वजह से माफ कर दिया जाएगा, तो उन पे तो आप एक्शन करें। इमरान खान साहब के लिए थोड़ा सा मसला ये है कि अभी तक जो गिरफ्तारी का मामला है वो उनके सर से टला नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा खुल के एक्सप्रेस होकर मजम्मत करते हैं, जो अब करना शुरू की है और काफी लेट की है, तो मसला ये है कि अगर वो दोबारा गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या लोग निकलेंगे बाहर, और अगर निकलेंगे तो क्या इतने एग्रेसिवली निकलेंगे? हालात तो ऐसे लगते हैं कि ऐसे नहीं है कि वो निकलेंगे, और खासतौर पे अगर इमरान खान ने बड़ी खुल के मजम्मत भी कर दी तो फिर उनको पता है कि जो बच्चे कुछ लोग निकलने के लिए हैं वो भी मेरा साथ छोड़ देंगे। तो इमरान खान तो इस कैच 22 सिचुएशन में है। मजम्मत करते तो लोग उनके लिए नहीं निकलेंगे, मजम्मत नहीं करते तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर तनकीद होगी, जो कि जायज भी है। तो ये एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि जो लोग अब छोड़ के जाने लगे, देखिए इसमें से जेन्युइन लोग हो सकते हैं जिनको बहुत बुरा लगा हो कि इस तरह की पुरतशद्दुद सियासत नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, उस वजह से वो नाला हो, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से इस वक्त वो प्लेबुक, वो टेम्पलेट इन प्लेस है जो हमेशा होती है जब किसी पार्टी को तोड़ना होता है इलेक्शन से पहले। मरियम नवाज साहिबा जब बार बार कह रही थी कि फितना है, क्रश कर दो, खत्म कर दो, सियासत में ये नहीं रह सकता, तो किससे कह रही थी? यानी कि वो आवाम से तो नहीं कह रही थी ना, जो उनके सामने है, किसी ना किसी से गुजारिश कर रही थी, अपनी ख्वाहिशात का इज़हार कर रही थी, तो वो होना तो था। लेकिन क्या इतनी तेजी से होना था, इतनी आसानी से होना था? मुझे लगता है उसमें मुश्किलात होती, लेकिन क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने अपनी बेवकूफी से जो इंतशार फैलाया उसने ऑब्वियसली एक मवाद दे दिया है, तो जो काम आहिस्ता आहिस्ता और मुश्किल से होना था अब मेरे ख्याल से वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की बिल्कुल ऐसा ही है, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा लोगों का। मौलवी महदूद को अरेस्ट किया गया था, अगले दिन उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अली जैदी साहब को उठाया गया, फिर उनको एमपीओ के तहत घर में नजरबंद कर दिया गया। अब अली जैदी साहब आज कह रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ नहीं है जो जलाओ घेराव कर रही होती है, और इसीलिए वो अपने आपको एक तरीके से डिस्टेंस करना चाह रहे थे। 2014 में भी हुआ,
सुप्रीम कोर्ट पे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पीटीए पे हमला हुआ, अली जैदी साहब ने तो नहीं मजम्मत की, नहीं छोड़ के गए। 25 मई को हुआ, हमारे सामने ब्लू एरिया में दरख्त जलाए गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये वक्त आपने मुख्तलिफ औकात पे देखा है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे बेशुमार, ऐसे नहीं कि हर बहुत सारे पीसफुल उन्होंने प्रोटेस्ट किए, बहुत मरतबा जलसे किए, जलसे करके चले जाते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे 4 बड़े वाकयात हैं जहां पे आपने देखा है कि उनकी जमात की तरफ से वायलेंस हुआ है। तो अली जैदी साहब उस वक्त तो नहीं बोले थे इस हवाले से कि नहीं तहरीक इंसाफ में वायलेंस कहां से आ गया, आज वो कहते हैं वायलेंस कहां से आ गया, वायलेंस था। तो लेकिन जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिर आप अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी नजर में तो कोई शक की बात नहीं है। 2017-18 में नून लीग नवाज शरीफ को पहले करप्ट डिक्लेयर किया, डिस्क्वालीफाई किया, उनकी पार्टी तोड़ने का अमल शुरू हुआ, जो लोग दूसरी जमातों में थे उनको तोड़ के तहरीक इंसाफ में लाए गए। 2012-13 में पीपल्स पार्टी पे बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, कुछ लोग तहरीक इंसाफ में उस वक्त भी शामिल हुए थे, कुछ कहीं और चले गए थे। तो मुझे लगता है वही टेम्पलेट है, वही प्लेबुक है। बट हमारे पास क्या तहरीक इंसाफ की कोई बेहतर सियासी स्ट्रेटजी होगी जिससे वो अपने आप को बचा लेंगे? माजी में तो ऐसा नहीं हुआ है, अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, ये तो बड़ा एक वैलिड सवाल, लेकिन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के तारीख में मॉडल्स हैं। जैसे MQM को हमने देखा, उसमें एक कायद थे, उसके बाद जब उनकी डिसमेंटलिंग शुरू हुई तो वो उस तरह से संभल नहीं पाई, बिल्कुल ही महदूद हो गई। शरीफ नहीं है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के पास शहबाज शरीफ नहीं, लेकिन परवेज इलाही हैं। सुहेल वड़ैच साहब, आप क्या समझते हैं, अगर चले 2 मिनट के लिए सपोज कर लिया जाए, गो कि ये भी बड़ा तशवीशनाक कि क्यों सियासी जमातों को कट टू साइज किया जाता है, पहले बनाया जाता है, गुब्बारे में हवा भरी जाती है, फिर कट टू साइज करने की नौबत भी आती है, लेकिन आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखें जी, पहली तो बात यह है कि जिस तरह 9/11 का वाकया अमेरिका के लिए था, इसी तरह 9 मई का वाकया PTI के लिए है। PTI के लिए ये एक बहुत बड़ा सानिया है और उसके लिए एक अलमिया है और उसकी पॉलिसियों की शिकस्त है कि जिसने उसको बनाया था उसी पे हमला आवर हुई। और प्रॉब्लम यह है कि जो PTI के लोग हैं वो बेसिकली फौज के नजरिए के साथ हमेशा इत्तेफाक करते रहे हैं, वो उसी प्रो एस्टेब्लिशमेंट नजरियात के आमिल है। वो नून लीग के खिलाफ क्यों थे, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों थे, क्योंकि फौज से वो उनका इख्तिलाफ था। तो इसी वजह से PTI शुरू से प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी रही। और मैं ये पहले कह चुका हूं कि जब एस्टेब्लिशमेंट से खुली लड़ाई होगी तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ में क्रैक्स आएंगे। वो क्रैक्स इस वजह से हैं कि वो लोग नजरियाती तौर पर जो कमिटेड है प्रो आर्मी, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, वो फौज से कैसे लड़ेंगे। तो इसीलिए चाहे वो बड़े बड़े जो लीडर हैं, आप देखेंगे कि परवेज खटक को आप टटोलें तो वो भी फौज के खिलाफ हमले के खिलाफ होंगे। अली जैदी तो बोल पड़े, महमूद बोलवी बोल पड़े, फवाद चौधरी बोल पड़े, तो ये सारे, शाह महमूद कुरैशी भी बोलेंगे। ये उनमें से कोई भी, ये सारे फौज की मदद के जरिए इक्तदार में आते रहे हैं। फौज से इनका बड़ा तल्लुक है, फौज के नजरियात से फौज, इनकी खारजा पॉलिसी, इनकी दाखिली पॉलिसी, इनकी हर पॉलिसी फौज से के साथ मिलती जुलती है। इसलिए फौज से इनका जो क्लैश था उसके नतीजे में क्रैक्स आने थे। ये वही क्रैक्स हैं कि जब आपने 9 मई को हमला किया तो पार्टी के अंदर से ये इख्तलाफ जो है ये शुरू हो गया। और दूसरा ये है कि ये सारे लोग इक्तदार के लिए इमरान खान के साथ है और जाहिर है वो चाहते थे कि ये पॉपुलर पार्टी है, ये अब इक्तदार में आएगी, इसलिए लोग जोक शरीक हो रहे थे। इन्होंने मज़ामती पार्टी बनाने की कोशिश शुरू कर दी। तो वो मज़ामती पार्टी के लोग नहीं है PTI में, ये इक्तदार परस्त है। इनको इक्तदार चाहिए और होना भी चाहिए, हर सियासी पार्टी को इक्तदार परस्त होना चाहिए। तो ये PTI ने गलती कर ली। ये ना पीपल्स पार्टी है, या नून लीग है, ना मज़ामती पार्टी है, ना कम्युनिस्ट पार्टी है, ना तहरीक लबैक है जो जाके पत्थर मारे, मामला संभल पाएंगे। भट्टी साहब ने गो के मजाक में लेकिन बड़ी गहरी बात की है। उन्होंने कहा नून लीग के पास शहबाज शरीफ थे, मामला सुलझा लिए। कौन होगा PTI का शहबाज शरीफ? क्या मुमकिन भी है? PTI के अंदर भी बड़े शहबाज शरीफ हैं जिनके फौज से बड़े राब्ते हैं, जिनकी बड़ी है, लेकिन वो जाहिर है इमरान से, जो शहबाज शरीफ हैं वो नवाज शरीफ के भी हमदर्द थे, लेकिन PTI के अंदर जो फौज से राब्तों वाले लोग हैं वो फिर इमरान के हमदर्द नहीं होंगे, इमरान के खिलाफ जाएंगे। अच्छा, और जहांगीर तरीन की इस सारे में क्या रेलेवेंस आप देख रहे हैं? आज उन्होंने भी बात की है। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन अब तहरीक इंसाफ में रेलेवेंट है। वो पॉलिटिक्स में तो रेलेवेंट रहेंगे, अपने हलकों में तो रेलेवेंट रहेंगे,
ग्रुप तो उनका रेलेवेंट रहेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ से तो वो निकल गए और तहरीक इंसाफ में कोई बोला भी नहीं। ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ तो नहीं, लेकिन आज उन्होंने मजम्मत की, फिर जरा वो सियासी सीन के ऊपर एक्टिव हुए, तो इस तनाजुर में मैं पूछना चाह रही थी कि क्या सियासत में उनका किरदार हो सकता है अब? क्या कोई नई पार्टी? शहजाद वांट्स टू से समथिंग। नहीं, उनका वेट है। अच्छा, उनका वेट है, वो साउथ पंजाब में रेलेवेंट है, उनका बड़ा ग्रुप है, उनके MNA MPA उनके साथ हैं, उन्होंने बड़े लोगों को सपोर्ट किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनकी अहमियत तो है। ठीक है शहजाद। अच्छा अलीना, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता, एक तो अच्छा आपने जहांगीर तरीन साहब का जो भी हम बात कर रहे हैं कि वही टेम्पलेट, वही प्लेबुक सामने आ गई दोबारा, तो उस पर तरीन साहब की वापसी 2-3 साल बाद टीवी पे, वो भी इस बात का एक सबूत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये देखें, इस वक्त जो मैं कह रहा था ना कि क्यों माजी में भी ये जब होता रहे, वो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि जो जिन्होंने जुर्म किया है उनको आप गिरफ्तार करें, लेकिन अभी महमल ने काफी सारे नाम दिए कि जिनकी जमानतें हो रही है उनको दोबारा अरेस्ट कर रहे हैं। शाह महमूद को MPO के अंडर, असद उमर को MPO के अंडर, वो तो उस दिन भी कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है, उन्होंने मजम्मत नहीं की, लेकिन उस वजह से उनको आप MPO के अंडर डाल के तो नहीं रख सकते। तो ये फिर ख्वातीन को और मुख्तलिफ केसेस जो आ रहे हैं, घरों को तोड़ना, जाके वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर को बर्बाद कर देना, ये मेरे ख्याल से प्रेशर टैक्टिक्स इसीलिए है ताकि पार्टी को जो है वो तोड़ा जाए। अच्छा, एक बात जो अभी सोहेल साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो है वो जाहिर सी बात है फौज ने उनको बनाया, अब उन्हीं उससे उनके इख्तलाफ हो गए, कैसे हो गए? मेरे ख्याल से इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इमरान खान हो या कोई और हो, अगर ऑर्गेनिक तरीके से लीडर नहीं आएगा, फौज उनको बना के सामने प्रेजेंट करेगी, लड़ाई इनएविटेबली होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो साथ है अयूब खान साहब के साथ, बाद में अपनी पार्टी बनाई, फिर क्या हुआ? ज़ियाउल हक साहब आए तो 9 सितारे खड़े कर दिए उनके सामने, फांसी दे दी उनको, खत्म कर दिया। IGI बनाई, नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ट्रेन किया गया ना पूरा बाकायदा, पहले फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर IGI बनाई, फिर वजीर आजम बन गए। क्या हुआ नवाज शरीफ की इवेंचुअली इनसे लड़ाई हुई। फिर इमरान खान साहब को बनाया, 8-10 साल उसमें लगे, क्या हुआ? इवेंचुअली इमरान खान साहब की लड़ाई हुई। तो ये इमरान खान साहब तक महदूद नहीं है, जिस लीडर को आर्टिफिशियली बनाया जाएगा बाद में उनकी लड़ाई होगी। क्योंकि देखिए, जब आप वजीर आजम की कुर्सी पे पहुंच जाते हैं, पहले तो आपको मदद की जरूरत होती है, जब कुर्सी पे पहुंच जाते हैं आप कहते हैं मैं वजीर आजम हूं, मैं मुल्क के फैसले करूंगा, तो ये हो नहीं सकता कि आपके ताल्लुकात खराब ना हो। हाँ, अब इक्का दुक्का लोग हैं शहबाज शरीफ साहब की तरह, उनके पास जो आर्ट है शायद वो किसी के पास नहीं हो, वो बिल्कुल ही जो है खामोशी के साथ चल सकते हैं, वो मामला अलग है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि अगर इमरान खान की लड़ाई हुई, जो लीडर इस तरीके से आइंदा भी बनाया जाएगा, पावर मिलेगी, लड़ाई होगी उनकी। अलीना, मैं इसमें एक चीज कहना चाह रही हूँ। जी मैं इसके अंदर अलीना ये बात कहना चाहूंगी कि आपको याद है कि मैं इस शो के ऊपर मतवातर बहुत बार ये बात कह चुकी हूँ, और मुझे यहाँ पर ये भी कहा गया कि आप एक आइडियलिज्म की बात कर रही हैं, आप एक आइडियलिस्ट बात कर रही हैं। कि जब मैं कहती थी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये सियासतदान सारे साथ बैठ जाए, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ जाए, इससे पहले कि इनके हाथ में कोई कंट्रोल ना रहे। मैं आपको आज ये बात बताती चलूँ यहाँ पर कि ये जब आर्मी एक्ट और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात हुई है, मैं आपको खबर दे रही हूँ, तो ये PDM की हुकूमत के बहुत इंपॉर्टेंट अहम लोगों ने ये बात की कि ये मत कीजिए, उन मुतअद्दिद हलकों से बात की कि ये आप मत कीजिए, ये क्योंकि ऑब्वियसली इसका नुकसान होगा। मोहसिन दावर साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी इसकी मुखालफत की है ना, उन्होंने तो कहा है कि ये तो फिर सियासतदानों और हर एक के ऊपर फिर ये अप्लाई होगा ना, इसका वो होगा, तो ये उन्होंने कहा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उनको यही बताया गया कि ये अब इसी तरीके से ही ये लॉज अप्लाई किए जाएंगे और इसका हल यही है। मैं आपको ये उस वक्त मैं इसीलिए वार्न करती थी कि अगर ये अभी बैठ जाएं, ये खान साहब उस वक्त जिद ना करते कि मैंने इन चोरों के साथ नहीं बैठना, मैं दहशतगर्दों के साथ बैठूंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा, अगर बैठ जाते, ये मामला तय कर लेते, इलेक्शन के ऊपर कोई रेजोल्यूशन ले आते, आप ये जो बात कर रही हैं मेमन, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से भी जो बयान आए थे, मरियम नवाज जब फितना कहेंगी और दहशतगर्द कहेंगी और कहेंगी इनके ऊपर पाबंदी लगा दो, तो फिर अगर इक्का दुक्का काबीना से आवाजें आएंगी तो क्या हमें उनको खातिर में लाना चाहिए? इक्का दुक्का की बात नहीं है लीना, बात हुई है ना, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आपको पता है मेरी कई खबरें भी दुरुस्त भी साबित हुई हैं। आगे से ये जवाब आता है कि उन्होंने नहीं सुनी, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया। मैं कहती थी कि अनइलेक्टेड हलकों को आप इतनी पावर ना दें, इसीलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ जाए, सियासतदान बैठ जाए साथ। अब वो नहीं बैठे, और अगर बैठे भी तो वो इतना लेट कर दिया, या क्या हो गया अब, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। लेकिन क्या
कह, ठीक है मैंने आपकी खबर नोट कर ली, लेकिन क्या ये कह के हम सियासतदानों को और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त को बरी ज़िम्मा कर सकते हैं कि जी सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई लेकिन उनकी मानी नहीं गई? क्योंकि अपेरेंटली तो जब आपने भुगता होता है सारा कुछ तो फिर आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आगे के लिए आप इस तरह की मिसाल नहीं सेट करेंगे और चीज़ों को मामलात को बेहतर करेंगे। क्या कोई और ऑप्शन नहीं थी हुकूमत के बाद? इसके ऊपर भी बात करते हैं। और अगेन ये जो सारी की सारी सिचुएशन बन रही है इसमें अदालतों का क्या किरदार हो सकता है? क्या पीटीआई को अदालतों से भी रिलीफ मिल सकता है? कल बड़े अहम कुछ इंकशाफात किए हैं मलिक अहमद खान साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के साथ। एक ब्रेक के बाद उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये मुलाहिज़ा किया आपने मुआविन ख़ुसूसिया वज़ीर आज़म के नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने दामाद को टिकट दिलवाने के लिए नून लीग से भी रब्ता करते रहे लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी। और उसके बाद तो हम सबको पता है कि उनके जो दामाद हैं वो अब पीटीआई के रुकन हैं, उनको उनके टिकट होल्डर हैं। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के इल्ज़ामात सामने आए। इससे पहले मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि वो दामाद की वजह से अनड्यू बेनिफिट्स देते रहे हैं इमरान खान और उनकी पार्टी को। तो ये जो इल्ज़ामात अब सामने आ रहे हैं, मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, क्या इनकी तहकीकात होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये जो इंकशाफात हुए, इल्ज़ामात हुए, इनको आप कैसे देखते हैं? मैडम शेख, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी हैं और आपने पहला सवाल भी भट्टी से पूछा है और क्या करूं मैं सर? अब आप गैर मामूली बायस मत दिखाइएगा। यही कह सकते, ये आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। आप रिपोर्ट का नहीं मैंने दिखाता, मैं इतना ही आपको जी सर। और मैं आप सारों को इतना ही कह सकता हूं कि बेस्ट ऑफ लक, गुड टू सी यू ऑल। लेकिन अच्छा मैडम शेख, बात यह है कि अगर मैसेजेस आए थे इनके पास हैं, ज़ाहिर है जितनी वो यकीन से कह रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, उनके पास मैसेजेस होंगे, तो क्या ये मैसेजेस गलत थे? क्या उनका मुस्लिम लीग नून से टिकट मांगना गलत था, खिलाफ आइन था, खिलाफ कानून था? अगर मान लेते हैं ये पूरी स्टोरी। दूसरा सवाल ये है कि क्या मलिक साहब ने ये मैसेजेस अपने पास क्यों छुपा कर रखे इतने अरसे? और फिर मलिक साहब से जो मुलाकात वगैरह भी वो कहते हैं हुई है, वो मुलाकात आज क्यों बता रहे हैं? तीसरा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने क्या गलत काम किया है कि आज उन्हें वो बताना पड़ रहा है? और अगर उनके दामाद पीटीआई में हैं तो क्या अनडू बेनिफिट्स मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से? ज़मानतें मिली हैं और यानी इमरान खान को जो ज़मानतें मिली हैं वो उसके तनाजुर में बात कर रहे हैं कि उस पे असरअंदाज हुए हैं। और आखिरी बात यह है कि अगर ये मैसेजेस मौजूद हैं और अगर ये मुलाकात के उनके पास मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं, और अगर ये इस एमपीए उनके दामाद का पीटीआई से होना मौजूद है और इससे डू बेनिफिट्स भी अगर साबित होते हैं तो वो जाए ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जाएं, जाके करें। इंटरव्यूज़ में क्या करना है? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तो नहीं एतमाद करते ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान है तो वो उनके ऊपर भी नहीं फिर एतमाद करते। वो कहते हैं कि जी वहाँ पे भी हम लोगों ने रेफरेंस भेजे हुए एक और जज साहब के खिलाफ, वो भी नहीं हेयरिंग के लिए लगाते। महमल, आप कहिएगा, ये जो भट्टी साहब सवाल उठा रहे हैं ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता है हुकूमत एक भिजवा देना? नहीं, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, सिर्फ एक बात जल्दी कीजिएगा। एक बात सिर्फ मैं आखिरी में एक जुमला अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रेफरेंस तो भिजवाएं ना, चीज़ें साथ लगा के तो भिजवाएं ना। जैसे उनके 6 रेफरेंस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ हैं, जैसे ये बाकी सारा किया, भिजवा दें। कोई ना कोई तो देखेगा ही ना। मैं भट्टी साहब की जो मासूमियत है, मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ कि एक अगर ये इस तरह बहुत संगीन इल्ज़ाम है कि एक सर्विंग चीफ जस्टिस जो है एक इतनी बड़ी कोर्ट के, वो अगर कोई सिफारिश लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं, ये जो इस तरह की बातें हमने पहले भी सुनी है फॉर्मर चीफ जस्टिस और जजों के बारे में भी कि वो किसी का बेटा तो किसी के दामाद तो किसी का भाई तो किसी की बहन, इस तरह के बहुत सारे हमने जो है वो सुने हैं सिफारिशों के और इस तरह के अनड्यू बेनिफिट्स की बात। अच्छा अलीना,
बात यह कि इसमें तो सीधी सी बात है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये इल्जामात कोई जुडिशरी के ऊपर पहली बार लग रहे हैं। मज़ाहिर नकवी साहब का भट्टी साहब ने भी हवाला दिया, आपके सामने ही है कि अब तो पीडीएम भी बताती है कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी वो ये इल्जाम लगाते हैं कि जनरल बाजवा को उन्होंने कहा कि मेरे ये जज लगवा दे। ये बड़े संगीन इल्जाम है। और अब ये जो बात सामने आई, और अलीना ये पहली बार नहीं है कि ये जो बात थी चीफ जस्टिस साहब के लाहौर हाईकोर्ट के बारे में, ये उस वक्त इलेक्शनों के दौरान भी अगर आपको याद हो तो ये बातें हो रही थी। अब मसला इस सारे का ये है कि क्या ये जुडिशरी के अंदर ये इल्जाम जो लगते हैं कि जी व्हीलिंग डीलिंग पॉलिटिकल मैनूवरिंग, इन सब के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो और ये भी आ रहा है परसेप्शन की ये अकाउंटेबिलिटी से अबव हैं, और क्योंकि इदारे जो है वो स्वाबदीदी इख्तियारात और एक शख्सियत के इर्द गिर्द जो है ये इदारे घूमते हैं, उनकी इतनी पावर्स हैं कि उनसे कोई पूछ भी नहीं सकता। तो ये कोई आज की बात नहीं है, पहले भी इस तरह की बात हुई है, और इसीलिए अलीना चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट से वो जो जुडिशरी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक स्वाबदीदी इख्तियारात के लिए अगर जब कवानीन आते हैं तो वो इसीलिए होने चाहिए, क्योंकि और जुडिशरी का भी होता है कि पार्लियामेंट के ऊपर रखते हैं। तो मैं एक चीज कहूंगी कि इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि हो सकता है कि ये इल्जाम टोटली 100% गलत, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है। इसीलिए इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, ताकि ये मुस्तकिल हकीकत ना बन जाए कि हर कोई के जुबान दर्द आम हो कि जी यही हुआ था यही हुआ था। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, और ये जो है कोई इस तरह का फेवरेटिज्म ना करें, और ये स्वाबदीदी इख्तियारात के ऊपर भी जब बात होती है तो चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, पार्लियामेंट जुडिशरी पे, जुडिशरी पार्लियामेंट पे। दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत संगीन इल्जाम है। ये कोई मासूम बात नहीं है, ये कोई मासूम सी बात नहीं है कि मैंने कह दिया तो क्या हो गया, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। ठीक है शहजाद, देखिए मैं क्या कहें इस बात पे। अब पिछले साल की बात है, आप पावर में थे, आप हुकूमत में थे, क्योंकि जुलाई में मेरे ख्याल से मुंतखब हुए ना अली साई साहब, तो आपके साथ 5 टिकट लेने आए, चीफ जस्टिस कह रहे हैं आपसे मुलाकात हुई तो आप खामोश रहे, आपने उस वक्त कुछ नहीं कहा। आजम नजीर तारा साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने जो है जजेस के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी को सपोर्ट किया। मतलब जब आप पावर में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, तो फिर ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत क्या है? बाहर निकल के ऑपोजिशन में आके आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं आप हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फिर आपको साल बाद याद आता है कि हमने ये गलती की थी। क्यों ये गलती की थी? आपको बताना चाहिए था उस वक्त कि ये हो रहा है सारा मामला। आप क्या चाहते थे कि आप भी निगोशिएट करना चाहते थे, इसलिए आप खामोश रहे हो। और अब आपको पता है कि यार हालात बिल्कुल बदल गए, पीटीआई को क्रश करने का मामला शुरू हो गया, तो अब नाम लेना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से ये कोई सेंसिबल अप्रोच नहीं है। उनको उस वक्त भी चाहिए था मामले को लेके जाते, अब तो मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब कर ली तो, और आई एम श्योर मुलाकात तो नेगोशिएशन ही हो रही होंगी ना कि आप हमारे बेटे को रख लें, टिकट दे दें, फला कर लें। तो पिछले आपको उस वक्त जाना चाहिए था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं गए तो अब जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब पब्लिकली उन्होंने कह दिया है और ये एक बड़ा इल्जाम है, तो अब इस पे या तो वो जाए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खुद, या फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा है, वो अब जाहिर सी बात है उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा ना। और अगर उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम है तो वो कार्रवाई करें, वो एक्शन लें, क्योंकि उनको मलाइन किया गया है। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर शायद कहीं ना कहीं हो सकता है। सुहेल वड़ाइच साहब, अलीना देखें, परवेज मलिक साहब थे मुस्लिम लीग नून के एमएनए, वो मुस्लिम लीग नून में थे। भाई जस्टिस कयूम मलिक जो थे वो जुडिशरी में थे, सबको पता था ये कोई बात नहीं, भाई दामाद बेटे ये सियासत कर सकते हैं, करनी चाहिए। लेकिन जब कोई जुर्म पकड़ा जाता है, जब उनकी टेप पकड़ी गई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस के बारे में, तब उन पर एतराज हुआ। इसी तरह भट्टी साहब जो है वो अपने दामाद की 100 बार सिफारिशें करते रहे, लेकिन अगर पकड़े ना जाए तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन पकड़े गए, जिस दिन उनकी टेप बाहर आ गई, जिस दिन सबूत बाहर आ गए, उस दिन जस्टिस अमीर भट्टी भी जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे जस्टिस कयूम के खिलाफ हुई, जैसे चीफ जस्टिस उस वक्त के लाहौर हाई को। सर लेकिन सवाल ये भी तो बनता है ना कि हुकूमत इतने अरसे तक इसके ऊपर चुप करके बैठी रही, इसको छुपा कर बैठी रही, लेकिन अब आकर जब ये सारे के सारे मामला हो रहे हैं उसमें भी बात होनी चाहिए। इसका मतलब इंसाफ वैसे हो रहा है अलीना, मैंने सिर्फ इंसाफ इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है जी सुहेल वड़ाइच साहब। अलीना मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, सिर्फ छोटी सी बात, वो यही मैं बात करती हूँ कि जो शहजाद ने उस वक्त ये बात की है ना कि अब इनको ये सारी बातें याद आ रही है, ये बता रहे हैं। इसी तरह जो पिछले सवाल में आप बात कर रही थी ना, क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्होंने जरूर जो है उन्होंने बात की कि ये आप मत करें आर्मी एक्ट और सारी बात चीजों पर, मिलिट्री लॉज पे, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस चीज का फेस है
तो ये गवर्नमेंट पर ही आना है, सवाल हुकूमत से ही होंगे, सवाल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ही होंगे। तो इसलिए बहुत अहम है कि हुकूमत जो है अगर इस तरह की चीजें वो अब सामने ला रहे हैं तो ये चीजें उन्हें बता देनी चाहिए थी, ये बहुत जरूरी है। और अगर खुद इन डीलिंग में इन्वॉल्व, ठीक है, दिस मेक सेंस। अगर हुकूमत इसके खिलाफ है कि जी आर्मी एक्ट के तहत या सीक्रेट्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, तो फिर खुलकर सामने आए और अगर इस मामले से अपने आप को किसी तरह से डिस्टेंस जरूर करे या बताए कि हम इसमें शामिल नहीं है। एनीवेज जी, हमारे जो दूसरे सवाल के जवाब में आपने हमारे तज्जियाकारों की राय सुनी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।